वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 68वीं बीपीएससी मेंस में बामुश्किल एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। उम्मीद है आप लोग की तैयारी चल रही होगी। आपकी तैयारी को थोड़ा सा और आसान करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने एसए, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर के कुछ मॉडल आंसर साथ ही साथ आरटीआई कॉपी शेयर करने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसको आपको की पॉइंट के रूप में लिखना है, कहाँ कहाँ एलोबरेट करना है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप पूरा इसका फ्रेमिंग समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। 68वीं के लिए कैंडिडेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ जो 69वीं के एग्जामिनेशन देंगे आगामी वर्षों में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा मेंस के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं। चलिए, पॉलिटी का ये है मॉडल आंसर। इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एसए को शुरू करूँ, क्योंकि एसए इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐड हुआ है। तो एसए के कॉन्स और उसके प्रोज, उसके डायमेंशंस को हर एक को हम लोग करते हैं। ये जो टॉपिक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये 68 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसका फ्रेमिंग देखिए ऐसे के बारे में मैंने जो भी एक्सपर्ट को बुलाया था उन्होंने यही कहा था कि ऐसे के लिए आप हर एक एक्सपर्ट को कवर करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जितने भी चीज़ें हैं। तो उसी तरह से हमको भी यहाँ करना है। और कोटेशन से, किसी डाटा से स्टार्ट करते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। आपको पता है कि 800 से लेकर के 1000 का इसका सब सीमा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या था कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब इसको देखिए, इसको हम यहाँ पर कैसे शुरू किया गया है। मॉडल आंसर है, आपको सीखना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको अपने पास कुछ डाटा रखना है और उसको शुरुआत करना है। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है, समय चूकी पूनी का पछताना, काबर खा जब कृषि सुखाना। इन्होंने यहाँ पे कोटेशन के साथ शुरुआत किया तुलसीदास के। तो यहाँ पे लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा रचित उपयुक्त पंक्तियां समय के महत्व और सार्थकता को बताती हैं। अर्थात किसी भी घटना, स्थिति, व्यक्तित्व आदि का मूल्यांकन समय सापेक्ष होता है। यदि हम समय रहते किसी कार्य को नहीं करते हैं तो सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता है, ठीक है ना। कितना अच्छा से इन्होंने शुरुआत किया है। जिस तरह फसल पकने के समय उसकी उचित रखवाली न की जाए तथा जब संपूर्ण फसल समाप्ति के पश्चात सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। और फिर इस तरह से आगे बताया गया है कि उसी तरह किसी भी कार्य को उचित समय पर न करने के कारण हमें उनके दुष्परिणामों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। देखिए, सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कोटेशन लिखा। अब मतलब का पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका मतलब समझाते हुए, समय का महत्व समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पे समझाया गया कि हम निबंध को इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। चूंकि देखिए, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आप एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे कि हम निबंध को इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे कि किस समय के दुरुपयोग के कारण क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्यों मनुष्य समय के महत्व को जानते हुए भी उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाता है, इस मतलब कि प्रवृत्ति को कैसे टाला जा सकता है। तो अब ये समझाने के लिए आपको, चूंकि ये एक मॉडल आंसर है, तो समझाने के लिए आपको लिखा गया है कि आपको बताना है कि हाँ, जैसे एक वहाँ पर दिया गया तुलसीदास का उदाहरण देकर के, उनको उद्धरण का उदाहरण देकर के, है ना। किस तरह से आपको और भी समझाना है, ठीक है। अब आइए, इसको लिखना नहीं है, आपके समझने के लिए था ये वाला लाइन, ये वाला समझने के लिए था, ठीक है ना, कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अब देखिए, इसी को और आगे बढ़ाना है कि चूंकि समय मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु है, एक बार वक्त बीत जाने पर वो कभी वापस नहीं आता। समय के महत्व को ना समझने के कारण ही विभिन्न सभ्यता, समाज, प्रतिभा समाप्त हो गई है, क्योंकि उचित समय बीत जाने के पश्चात हमारे पास कुछ नहीं बचता है। जिस तरह से पूरे साल पढ़ाई ना करने के बाद परीक्षा हॉल में सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता, उसी तरह समय बीत जाने के बाद हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचता। देखिए, एक ही चीज़ को बार बार यहाँ पे कहना है। एक सूर की बहुत ही फेमस, उनकी सूरदास जी की बहुत ही फेमस कृति है, उनकी जो कला है कि वो एक ही चीज़ को कहते हैं, लेकिन उनमें वाग विद्वता है, वो अलग अलग तरीकों से कहते हैं। वही देखिए, समय का महत्व बता रहा है, का पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी चीज़ को बता रहा है, लेकिन अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग कंटेक्स्ट में, वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक कंटेक्स्ट को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो वो आपके पास विविधता आनी चाहिए, है ना। अब आइए, दूसरा उदाहरण, मतलब दूसरा इन्होंने यहाँ पे बताया गया मॉडल आंसर में, दूसरा लाइन के साथ, एक उदाहरण के साथ, समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का ही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। देखिए, अब इसके बाद हमने यह तो जान लिया है कि समय पर किसी कार्य करने का महत्व क्या है, परंतु यह पता होते हुए कि समय कितना महत्वपूर्ण है, मनुष्य इसकी बर्बादी क्यों करता है। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है आलस्य, साथ ही किसी काम को कल के लिए टाल देने की प्रवृत्ति। इसी कारण मनुष्य किसी कार्य उचित समय पर नहीं कर पाता है और अंत में सभी कार्य एक साथ आकर उसके सामने बोझ व जोखिम को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यह वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति हमारी देखिए, अब देखिए, ये देखिए प्राकृतिक एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर कर रहा है। यह था वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति हमारे प्रकृति की अनदेखा करने व भविष्य में निपटने की सोच के कारण है। आईपीसीसी इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना, वो वाला है कि रिपोर्ट के इन्हीं तथ्यों को उजागर करती है। कबीरदास के शब्दों में, अब देखिए, मतलब साहित्यिक भी जोड़ा जा रहा है यहाँ पे,
सांस्कृतिक भी जोड़ा जा रहा है, सामाजिक भी जोड़ा जा रहा है, पर्यावरण के साथ भी जोड़ा जा रहा है, प्राकृतिक भी जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। कैसे मतलब इसी तरह से आपको भी बांधना है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण फिर उतारा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा। कबीरदास की ये बहुत ही फेमस उक्ति है। तो यहाँ पे क्या गया है, अब जब इस तरह के कोटेशन लाइन डालते हैं तो आपका जो ऐसे होता है उसमें निखार आता है, ठीक है ना। ऐसा ही उदाहरण हम वर्तमान में कोविड के भीषण प्रकोप के संदर्भ में भी देख सकते हैं। यदि समय रहते हैं हम अपनी अवसंरचनात्मक यानी कि मेडिकल अवसंरचनात्मकता में उचित निवेश किया होता तो इसका जो है इसका भीषणता को इस मतलब कोविड की भीषणता को कम किया जा सकता था। वर्तमान विशेष संदर्भ को देखते हुए उचित कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह तालिबान का मुद्दा हो या आतंकवाद का, जलवायु परिवर्तन, देखिए अब कहाँ कहाँ से किस किस को जोड़ा जा रहा है, वही है आपको याद रखना है। जो श्रुति प्रिया मैम थी रैंक 8, उन्होंने भी यही बताया था। प्रशांत जो वीडियो साहब थे उन्होंने भी यही बताया था कि आपको हर एक पहलू को कवर करना है, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, नेचुरल, है ना। जितना आप कर सकते हैं उसको कीजिए। तो आप बस 4-5 कीवर्ड हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमको इन पहलू को टच करना है। तो आप प्रत्येक पहलू पर 2-4 लाइन लिख ही जाकर मतलब एक पैराग्राफ भी लिखकर आगे बढ़ जाते हैं, तब भी आप बहुत कुछ नहीं भी कर पाइएगा, तब भी आपका एवरेज से बेहतर रहेगा यदि आपके दिमाग में रहेगा, फ्रेमिंग रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसी तरह से इन्होंने इंटरनेशनल मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा बढ़ा दिया। इसी तरह तालिबान का मुद्दा हो या आतंकवाद का, या जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या वैश्विक मंदी का, सब कहीं ना कहीं उचित समय पर कार्रवाई न करने का ही परिणाम है। शेक्सपियर के शब्दों में, मैंने समय को बर्बाद किया है और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। देखिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने समय के महत्व को, उसकी बर्बादी के दुष्परिणामों व उसके बर्बादी कारणों को तो जान लिया, परंतु चिंतन का एक बिंदु यह भी है कि समय का उचित उपयोग कैसे किया जाए। समय के सदुपयोग हेतु सर्वप्रथम हमें अनुशासन होकर, अब देखिए एक तरह से ये कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ रहे हैं ना, अनुशासित होकर नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। साथ ही किसी कार्य को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता रखना आवश्यक है। पीटर ड्रगर के अनुसार क्या है, समय सबसे कम पाया जाने वाला संसाधन, समय सबसे कम पाया जाने वाला संसाधन है और जब तक इसका अच्छा प्रबंधन नहीं किया जाए तो बाकी किसी चीज़ का प्रबंधन नहीं किया जा सकता। अतः हमें अपने काम को कल के लिए टालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को तय करते समय सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। और जिस तरह प्रकृति में हर चीज़ दिन रात की नियमितता है, ठीक उसी तरह से हमारे कार्य करने की प्रवृत्ति भी नियमितता में होनी चाहिए। उचित समय पर कार्य करने की तत्परता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा करने पर हमारे सामने पछताने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। कबीरदास के हिसाब से का पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई केस। तो अब देखिए पछताने की स्थिति भी नहीं बता रहे हैं, मतलब कैसे कैसे आगे बढ़ना है ताकि हमको वो स्थिति नहीं है। तो एक तरह से वो कंक्लूजन की तरफ भी, पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आपको 2-4-5 बार प्रैक्टिस से आएगा तो ऑब्वियसली, और सच में तो खैर आपने जितना किया होगा उसको करना है, कुछ कुछ की पॉइंट्स माइंड में रख लेना है, ठीक है ना। और इस चीज़ों को देखना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, 1-2 बार खुद से लिख कर देख लेना है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख का हो कोई। अब देखिए किस कॉन्टेक्स्ट को किसके साथ, समय के साथ इन्होंने कैसे जोड़ दिया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समय को बर्बाद करने के फलस्वरूप हमें पछताना पड़ता है, वहीं समय का सदुपयोग हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ाता है। हमारी सफलता का कार्य हमारी सफलता व कार्य पूरा होने की शर्त हमारे समय पर कार्य करने की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। इस तरह से इन्होंने कंक्लूजन को खत्म कर दिया। तो इस तरह से ऑब्वियसली आपको 800 से 1000 शब्दों में इन पूरे एस्से को लिखना है और इस तरह से आप जब फ्रेमिंग कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका एस्से एक शानदार बन के आएगा। और ऑब्वियसली आप पहली बार हैं, फिर भी आप एक सम्मानजनक स्थिति में होइएगा कि आपका एस्से में अच्छा नंबर आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वही आप जाइए फिर से श्रुति प्रिया मैम का देखिए, और जो मतलब श्रेयांश तिवारी सर वाला है उन्होंने भी एस्से के बारे में बनाया, और प्रशांत जो वीडियो साहब उन्होंने एस्से के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया, उसको भी देख लीजिए। इस मॉडल आंसर को देखिए और इस तरह से चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए, कुछ कोटेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए एस्से का मॉडल आंसर हो गया, ये PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दीजिएगा, लेकिन जरूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको डायमेंशन खोलने का एक समझ में आएगा, क्योंकि सारा PDF तो अवेलेबल रहता है लेकिन फिर भी लोग को लिखने में दिक्कत होती है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलिटी के आंसर की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉलिटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और पॉलिटी प्रेडिक्टेबल रहता है, लेकिन उसके नंबर कम उठ रहे हैं। पिछले कई बार से इसमें नंबर कम उठते हैं और उसके पीछे रीजन है कि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ नहीं पाता है। तो देखिए एक आंसर ये है 68वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, मॉडल आंसर है कि
भारत के संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में लगाए गए परिवर्तन या प्रतिबंधों के उद्देश्य की जांच करें। एक इसी तरह से संबंधित प्रश्न था कि मौलिक अधिकार में युक्त प्रतिबंध लगाया गया है या स्वतंत्र है, ठीक है ना, इस तरह से बताया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए, अब इसका उत्तर फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में लगाए गए परिवर्तन और प्रतिबंधों के उद्देश्य की जांच करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन हमेशा डायनामिक तरह का से आएगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए कि हम हर एक क्वेश्चन को किस तरह से कवर किए। अब देखिए, मौलिक अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो किसी भी व्यक्ति को भौतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया। इसलिए जब भी आप पॉलिटिकल आंसर लिखिएगा तो संविधान की बात तो जरूर कीजिएगा, अनुच्छेद की बात तो जरूर कीजिएगा, अनुसूचियों की बात जरूर कीजिएगा, मतलब टू द पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे किया गया, ये इंट्रो टाइप का इनका हो गया। यह मूलतः जो है 1215 ईस्वी में जॉन दूत के द्वारा हस्तक्षेपित मैग्ना कार्टा से प्रभावित तथा आधुनिक स्वरूप में इसे अमेरिका में लाया गया था। चलिए, इन्होंने इसको खत्म कर दिया, किसको, इंट्रो को खत्म कर दिया है। अब आ जाइए, ये बोलते हैं मौलिक अधिकार में किए गए परिवर्तन का उद्देश्य। अब सीधे टू द पॉइंट टॉपिक पर आ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन किया गया, उसका उद्देश्य क्या है। समाज के गतिशील मांगों को पूरा करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की आवश्यकता है ना। उदाहरण आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, ये ऐसे के.एस. पट्टास्वामी जो है कि के नतीजा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, क्योंकि वर्तमान दौर में डाटा इज इन न्यू ऑयल और उसकी सुरक्षा आवश्यक है, ठीक है ना। अब नया नया जो परिवर्तन किया गया है, ठीक है ना। अब ये चूंकि सीधे टू द पॉइंट आ रहे हैं, आपको लिखना है कि मौलिक अधिकार, आपको ये नहीं डिटेल में नहीं बताना है कि मौलिक अधिकार, सीधा 12 से 35 के बीच में आपने बता दिया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर डाटा इज इन न्यू ऑयल, ठीक है ना। अब इसको बोल सकते हैं अनुच्छेद 21 में, या इस तरह से किया गया 19 से 21 की बात जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है जो नया नया परिवर्तन किया गया है। अब वहाँ पर देख लीजिए, दूसरा है कि मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में व्यापक बनाने के लिए मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में व्यापक व्याख्यान करते हुए इसे जीवन के अस्तित्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार को भी शामिल किया, जिसे के कारण कई तत्व शामिल हुए। पासपोर्ट रखने के अधिकार, स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब हो गया। उसके बाद आप देखिए सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। RTE लाया गया इसके कारण, राइट टू एजुकेशन। 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा 15(5) जोड़ करके वंचित वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन 10% को आर्थिक आरक्षण देता है EWS को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। 74वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4)A में के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की है। 85वां संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रमाणिक वरिष्ठता को लागू किया गया है। दोनों ही निर्माण में M नागराजन बनाम भारत संघ मामले का जो है स्वीकृति मिली है, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने जिक्र भी किया है कौन कौन सा वाद है। उसके बाद बहुसंख्यक व निरंकुश तत्वों से मुकाबला के लिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन किया और सीमित शक्ति समाप्त हो गया था, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में मूल संरचना का सिद्धांत द्वारा व्यापक संशोधन को रोका, है ना। मतलब कि 42वां संविधान संशोधन में क्या किया था, बहुत सारा असीमित शक्ति प्राप्त हो गया था संसद को, उसको फिर से रोका गया है। प्रस्तावना के मूल सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए समाजवाद, है ना, DS नाफरावाद 1985 में, पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व, ये सब को बढ़ाने के लिए। और मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध क्या किया, तो परिवर्तन हो गया। प्रतिबंध क्या क्या है, भारतीय संविधान एक हाथ से अधिकार देता है तो दूसरी हाथ से कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाता है, जिसके कई सारे उद्देश्य हैं। पहला है भाषा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) पर प्रतिबंध, राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, एकता बनाए रखने के लिए, विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध रोकने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ये प्रतिबंध क्यों लगा, युक्त प्रतिबंध है ना। आप पढ़िएगा तो मौलिक अधिकार लिखता है कि उसमें युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और यहाँ पे देखिए शांतिपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस पर राज्य 2 आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, लोक व्यवस्था और राष्ट्र की संप्रभुता के आधार पर। आपको पता है ना कि आपके मौलिक अधिकार छिन जाते हैं जब आपातकाल की स्थिति होती है, प्राणोर्धेक स्वतंत्रता और एक और को छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं उस पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। तो वही बता है कि परिवर्तन पहले क्या क्या हुआ और युक्त प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, उसको यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है। संघ एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत की एकता, कानून व्यवस्था, सदाचार के दृष्टिकोण से। उसके बाद अवमानना की स्वतंत्रता एवं भारत में कहीं भी निवास की है। उसके बाद व्यवसाय की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता के 3 आधार हैं, कानून, सार्वजनिक सदाचार। अनुच्छेद 31 एक बोलता है 25वां संविधान संशोधन द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए यदि सरकार क्षतिपूर्ति कम देती है तो मौलिक अधिकार के हनन का दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। और देखिए फिर 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम के नियमों में यदि मौलिक अधिकार का हनन भी होता है तो SC से समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 31C का जिक्र किया गया है, 39B 39C का जिक्र किया गया है।
है ना, देश के संस्थाओं को जनहित में प्रयास करना, उत्पादन की संस्थाओं को बढ़ाना। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है जिसे समाज एवं राष्ट्र गतिशील होता है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन एवं प्रतिबंध इसी का उदाहरण है। इससे हमारा संविधान न सिर्फ वर्तमान की आवश्यकता के अनुकूल होगा बल्कि नागरिकों को राष्ट्र के जो अगाध रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसके हूबहू को लिखें, आप इसके देख लीजिए पॉइंट कौन कौन से है, उसको अपने भाषा में लिखिए। सबसे बड़ी बात है किसी के भी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। आपका जो अपना जेन्युइन भाषा होगा वो आपको ज़्यादा दूसरे के आंसर से अलग बनाएगा और वो आपके मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस कंसेप्ट समझना है, लेकिन लिखना अपनी भाषा में, ठीक है ना। ये पॉलिटी का हो गया। अब आ जाएँ कुछ आरटीए की कॉपी देख लेते हैं। ये आरटीए का कॉपी 66 मेंस का है, आर्ट एंड कल्चर का है, और ये सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये था पटना कलम से था, ठीक है ना। पटना कलम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना था, तो पटना कलम की मुख्य विशेषताओं का सीधा उल्लेख करना था। तो इसमें तो सीधे पटना कलम का एक बार आपको बता देना है कि यहाँ क्या क्या था पटना कलम का, है ना। बिहार के गौरवशाली इतिहास में पटना कलम का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पटना कलम का उद्भव सांस्कृतिक से ज़्यादा राजनीतिक कारण है। फिर आपको लिखना है कि 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में मुगलकालीन पतन हो रहा था और वहाँ से पलायन हो रहा था कलाकारों का। तो ये पहले तो बंगाल आए, फिर बंगाल से ये रोजगार की तलाश में कहाँ है, पटना आए, और पटना के आसपास इलाकों में ये बस गए। वहीं पर है ये आसपास के मछहट्टा, लोडीपुर इत्यादि में बस गए। अब कहाँ कहाँ पर बसे थे, मतलब उसको आप देख सकते हैं कि मैप के द्वारा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैप बनाइएगा तो आपके लिए एक नंबर और ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पटना चित्रकला की विशेषता के बारे में बताना है कि इसका पता है कि अच्छा पटना कला इस बार इंपॉर्टेंट भी है 68वीं के लिए, है ना। आपको बताना है कि ये लघु चित्र है। उसके बाद आपको इसमें देख लीजिए क्या क्या है कि रंगने की निजी शैली है, आमजन की जीवन चित्र है, मुगल शैली से भिन्न है, प्रमुख चित्रकार अन्य इस पर। फिर लघु चित्र को आपको पूरा करना है कि 25 सेंटीमीटर मिनिएचर के पर आता था, हाथी दांत इत्यादि पर प्रयोग किया जाता था। आम जीवन का चित्रण है, मछली बेचती औरत, है ना, हल से खेत जोता किसान, लोहार सोनार इत्यादि इन चीज़ों को करना है। फिर यदि आप कुछ कलाकृति बना सकते हैं तो बना दीजिए। रंगने की निजी शैली के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या जो है प्राकृतिक रंग होते थे। इससे पूर्व पेंसिल से स्केच खिंचाया जाता था, लेकिन यहाँ पर सीधे रंग आ जाता था। इसमें लाल, नीला, पीला, भूरा ये सब प्राकृतिक। फिर द्वितीय रंग कौन सा है, ब्रश, भैंस, सुअर इत्यादि से बनाया जाता है। जो शैली है मुगल शैली से कैसे कैसे भिन्न है इसको भी आपको बता देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको राज दरबार का है, आमजन का है, ये चटक गहरा रंग है, हल्का सफ़ेद है, यहाँ पे बॉर्डर होता था। मुगल शैली में यहाँ पर नहीं होता था, ये काफ़ी भव्य होता था, मुगल ये लघु चित्र होता था, है ना। तो इस तरह से आपको बता देना है। फिर कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम लिख देना है। सेवक राम हो गया, हुलास दास हो गया। कुछ प्रमुख चित्र का भी जिक्र यहाँ पे कर देना है, जैसे रानी गंधारी महादेव लाल का है, मुस्लिम निकाय माधोलाल का है, बेगम की नशाखोरी शराबखोरी यमुना प्रसाद का। इस तरह से आप कर करके फिर पतन के कुछ कारण भी बता देना है कि संरक्षण का अभाव आ गया था वहाँ पे, है ना। राधा मोहन बाबू ईश्वरी प्रसाद आखिरी थे। 1861 में प्रेस का आगमन के बाद क्या हो गया कि इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा था। इसमें अन्वेषण का अभाव था, कैमरे का आगमन हो गया, तो इन सब कारणों से ये पतन हो गया। फिर इस तरह से आप इसका जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं कि समग्रता पटना कलम चित्रकला बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास का एक अमूल्य धरोहर है और संरक्षण के अभाव के बावजूद है इसकी कीर्ति अवशेष खुदाबख्श लाइब्रेरी, लंदन म्यूजियम इत्यादि में है। 2010 से बिहार सरकार इस पर एक थीम चला रही है, जिसमें 23 नंबर इनको मिला था। अब आ जाते हैं दूसरा चंपारण सत्याग्रह, स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़। आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं तो आपको सारा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि इस बार आपको सारा सिलेबस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन आप लॉन्ग करते हैं उसका शॉर्ट भी करना होगा, शॉर्ट करते हैं तो लॉन्ग करना होगा। मतलब ये शैली अपने आप में डेवलप करना होगा ताकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जिस तरह से क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन था कि आपको चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष की एक निर्णायक मोड़ था स्पष्ट करना है ना। चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था स्पष्ट करना है हमको। तो सीधा है कि हमको पहले तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ बताना है, उसकी विशेषताओं के बारे में, और ये कैसे स्वाधीनता संघर्ष के निर्णायक मोड़ था तो उसको बताना है। तो यहाँ पे आप चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर सकते हैं अपने शब्दों में, अपने जानकारी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह बिहार के किसान आंदोलन सहित भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अलग पहचान रखता है। इस आंदोलन के माध्यम से जिसमें प्रथम बार किसानों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बना तथा गांधी जी प्रथम बार अंग्रेजों के सत्याग्रह के माध्यम से पीछे ढकेलने में सफल हुए। अब आंदोलन की पृष्ठभूमि वो कैसे यहाँ पर 3 कठिया मतलब पद्धति थी, 3/20 भाग पर जो खेती करवाया जाता था। फिर किस तरह से ये किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हानिकारक था। फिर यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जाते हैं 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में, गांधी जी को बुलाते हैं, गांधी जी पहुँचते हैं, इस प्रकार से, है ना। पूरा आपको लिख देना है। और फिर
क्या होता है, स्थानीय अंग्रेजी सरकार से किसानों की समस्या सुधार के लिए आग्रह करते हैं, वो तो उसको ठुकरा देते हैं। मतलब शॉर्ट में एक ब्रीफ में लिख करते जाना है, ठीक है ना। फिर शुरुआती आना करने के बाद अंग्रेज राजी होते हैं। फिर एक उसमें कौन कौन से साथी हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, ये सब होते हैं। फिर एक जो मतलब कमेटी बनती है, उस कमेटी का एडवर्ड गेट ने तत्कालीन गवर्नर कमेटी बनाते हैं, उसकी सिफारिश क्या है वो सब भी आपको लिख देना है शॉर्ट में। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छूटना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं भागना चाहिए। तो वो आपके लिखने की कला पर डिपेंड करेगा। 3/4 वसूलने बाकी छोड़ने की बात की गई थी। नगद वसूली के में भी 1/4 भाग लौटाने तथा शेष रेट को लेने की बात की थी, और 3 कठिया पद्धति समाप्त करने की बात की गई थी। तो इस प्रकार प्रथम बार यह आंदोलन किसानों के हित में सफल रहा। मतलब कि विरोधी इसको 100% सफल नहीं बोलते हैं, 100% जो कर की वापसी नहीं थी, लेकिन इतना भी पहली बार होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। अब ये इन्होंने आपने इसके बारे में बता दिया। अब चंपारण सत्याग्रह जो है दूसरा पोर्शन है इसका, कि चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार अहम मोड़ था, तो उसको देखिए। अब उसमें आप पॉइंट वाइज या जैसे भी पैराग्राफ वाइज जैसे भी आपको मतलब बना के दिखा सकते हो, उसको आप पर डिपेंड करता है। तो पहली बार इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा किसानों की समस्या को उठाया गया था। किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर एकता मिली। अवध खेरा, स्वामी सच्चिदानंद, राहुल शंकर दयानंद आदि ने चंपारण पद्धति को अपनाया। इस प्रकार किसान राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग बने। सत्य अहिंसा का नया अस्त्र मिला। गांधी जी इन सब महान नेता बन गए। चंपारण के बाद 1916 से 1944 तक 6 बार गांधीवादी आंदोलन हुआ और सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिंह, जेपी कृपलानी जैसे नेता देश को मिले। गांधी के आह्वान पर लाखों देशवादी स्वतंत्र आंदोलन में विशेषकर 1942 के अगस्त क्रांति में कूद भरे, अंग्रेजों को नींव हिला दी। अंतर देश के कई चरणों के आंदोलन के बाद सन 1947 में आज़ादी मिली। तो इतने पॉइंट में उन्होंने बता दिया कि चंपारण सत्याग्रह क्यों देश में राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब इस तरह से आप कंक्लूड कर दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह किसान हित को उठाने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नया दिशा और दशा प्रदान किया। इस आंदोलन के बाद गांधी युगीन 1917 से 1947 की शुरुआत हुई और इसकी परिणति राष्ट्र को आज़ादी के रूप में मिली। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इसमें भी 23 नंबर मिला था। अब आ जाइए बिरसा आंदोलन। ओबीसी जनजाति आंदोलन भी सारे इंपॉर्टेंट है। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा करना है। तो आप बिरसा आंदोलन के बारे बताइए कि बिरसा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो 1895 से 1901 में बीच में हुआ था, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ जनजातियों का एक सशक्त विद्रोह था, ठीक है ना। आंदोलन की पृष्ठभूमि रांची एवं छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं का निवास था। उसकी अपनी सामूहिक खुद की व्यवस्था थी। उसका अपना जो है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था है। इन पर जो है अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। आंदोलन का कारण है सामूहिक खुद की व्यवस्था पर जो है निजी जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत। मुंडाओं के प्रत्येक फसल पर कर लगाना, राजस्व दर में वृद्धि था। समय पर राजस्व न देने पर क्या था कि उन लोगों का जमीन वगैरह हड़प लिया जाता था। साहूकारों द्वारा, महाजनों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। पुलिस का अत्याचार था। ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप था। इस प्रकार जो 20 वर्षीय मुंडा युवक था, उनका आगमन होता है और उन्होंने आगे का क्या करता है, समाधान का दे करके एक कसूरवाद का नारा दे करके जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। दीकुओं को बाहर करने की बात करती है। अपने आप में भगवान का रूप बना करके उन्होंने सबको आह्वान देता है। 6000 आदिवासी एक साथ इकट्ठा होते हैं। फिर यहाँ पर मतलब कि सारा आंदोलन होता है। 1899 में क्रिसमस की संध्या पर जंग का ऐलान करते हुए अंग्रेजों के खून से धरती को ऐसा लाल कर देंगे जैसे लाल झंडा। इस तरह से उन्होंने अपना सारा कुछ दिया। इस प्रकार ये आगे बढ़ता है। भारी तौर पर होता है, जो भी आपको लिखना है मतलब मोटे तौर पर उसका जिक्र करना है। शुरुआती सफलता के बाद विशाल और एवं आधुनिक अंग्रेज सेना के सामने मुंडुआ को हार होती है। बिरसा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। इसकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। बिरसा आंदोलन की विशेषता को अगर सारे अब इसकी विशेषता वो तो उन्होंने बिरसा आंदोलन का एक पूरा खाका तैयार किया। फिर इसकी विशेषता के बारे में उन्होंने बताया कि आंदोलन के फलस्वरूप 1903 में प्रथम बार काश्तकारी अधिनियम लगा। मुंडाओं को खुदकटी व्यवस्था को पुनः मान्यता मिली। दूसरा में आप लिखिए कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा अतिरिक्त छूट प्रदान किया गया। 1905 में जो है गुमला को अनुमंडल घोषित किया गया था। आदिवासियों का शोषण न करने का व्यवस्था दिया गया था। मुंडाओं की जो है संवादहीनता दूर करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है। समीक्षा क्या है, इस आंदोलन में जनजातियों का एक समग्र एवं सशस्त्र विद्रोह बनकर उभरा। यद्यपि अंग्रेजी शासन के सामने मुंडाओं का परिचय हुआ, पर इसके दूरगामी परिणाम सामने आए। इस आंदोलन ने मुंडाओं को सामाजिक, धार्मिक चेतना को बढ़ाया। बिरसा को वहाँ देवता की तरह पूजा जाता है। समग्रतः मुंडा बिरसा आंदोलन एक महान सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका मूल अंग्रेजी दमन का प्रतिरोध करना था। इस कार्य को मुंडा सफल है। इसमें 21 मार्क मिला है, एवरेज मार्क बोल सकते हैं। यदि आपको 24-25 मिलता है तो अच्छा मार्क बोलिएगा, लेकिन 20-21 आपको एवरेज रहेगा। 20 से कम आपको बिलो एवरेज मार्क होता है। तो अब आ जाते हैं, सॉरी अच्छा मार्क बोल सकते हैं, 20 से अच्छा मार्क बोल सकते हैं, और 25 तक जाते हैं तो बहुत अच्छा मार्क बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क नहीं मिलता है, ठीक है ना। 20 से कम में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। अब आ जाते हैं कि
इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें आपको जैसे तत्कालीन जो मुंडा का क्षेत्र है, भारत का नक्शा बना करके दिखा सकते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अभाव है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका ये सारा PDF भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दीजिएगा। इसको देखिए, अच्छे से कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। थैंक यू वेरी